चैप्टर 8 जो है भारत के संविधान की रचना और उसका यहाँ पे लक्षण जो है उसका पार्ट 2 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमने यहाँ पे थर्ड तक देखा था। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष जो तीसरा पॉइंट था, प्रस्तावना का आधारभूत स्तंभ। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष अथवा तो असंप्रदायिक सेक्युलर राज्य है। संविधान व्यवस्था के अनुसार भारत धार्मिक राज्य नहीं बन सकता है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है जिसके धार्मिक मामलों में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और ना ही किसी धर्म प्रवृत्ति का समर्थन करता है। राज्य किसी भी धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति को धर्म के साथ नहीं जोड़ सकता है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म की पालन की स्वतंत्रता है। धर्म अथवा तो संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं कर सकता। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर तथा मूलभूत अधिकारों का समान रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता यानी आजादी जो है वो दी गई है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष को संविधान का मूलभूत तत्व एवं लोकतंत्र का अनिवार्य लक्षण माना गया है। तो स्टूडेंट जो हमने ऊपर यहाँ पे रीजन पढ़े कि किसी भी धर्म संप्रदाय को नहीं मानता, भारत का कोई धर्म नहीं है और कोई भी राज्य जो है वो किसी भी धर्म की समर्थन नहीं कर सकता। इसी कारण के वजह से धर्मनिरपेक्ष को भारत के संविधान का मूलभूत एवं लोकतंत्र का अनिवार्य लक्षण जो है वो माना जाता है। तो ये सवाल आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इस तरह। सर्वधर्म समदृष्टि एवं सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले भारतीय संविधान में राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देने जाने का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति की अपनी धार्मिक मान्यता, आस्था तथा श्रद्धा के रखने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार करने के अधिकार जो है वो प्रत्येक नागरिक को जिसमें राज्य कोई भी प्रतिबंध अथवा तो अवरोध नहीं लगा सकता। मतलब इंसान किसी भी धर्म का क्यों ना हो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो कर सकता है, जिसमें राज्य जो है उसे किसी भी तरह का यहाँ पे प्रतिरोध अथवा तो उसके अवरोध नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है संविधान के मूलभूत लक्षण। 26 जनवरी 1950 से लागू विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत यानी बड़ा और ब्यौरेवार भारत के लिखित संविधान के कुछ विशिष्टता मूलभूत लक्षण जो है वो निम्नानुसार यहाँ पे दिए गए हैं, जिसे हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो पहला जो है वो लिखित दस्तावेज। ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर भारत सहित विश्व के सभी लोकतंत्रात्मक देशों के संविधान लिखित रूप में ही है। सिर्फ ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर यानी लिखे गए दस्तावेज हैं। भारत की सामाजिक भौगोलिक वैविध्यपूर्ण परिस्थिति तथा पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा में भारत के लिए लिखित संविधान का स्वरूप जो है वो निश्चित किया गया। किसको देखते हुए? सामाजिक भौगोलिक और विविध परिस्थितियों को देखते हुए, पूर्व यानी पहले इतिहास को ध्यान में रखते हुए संविधान जो है वो लिखित रूप से संविधान का स्वरूप जो है वो निश्चित किया गया, मतलब हमारी प्राचीनताओं को देखते हुए। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है संविधान का आकार। भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं और 8 परिशिष्ट हैं, लेकिन वर्तमान में जो है वो 12 परिशिष्ट का समावेश किया गया है। इस संविधान को केंद्र राज्यों के शासन व्यवस्था एवं उनके आंतरिक संबंध, लोगों के मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांत, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग, समाज के वंचित समूहों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके कारण हमारा संविधान विश्व के दूसरे संविधान की अपेक्षा विशाल, विस्तृत और ब्यौरेवार है। तो यही रीजन था कि हमारा जो संविधान जो है वो विश्व का सबसे विस्तृत और विशाल एवं ब्यौरेवार संविधान कहा जाता है और है भी। और तीसरा स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं एकल नागरिकता।
अमेरिका जैसे देश में प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, अर्थात पहली नागरिकता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे हम यूएसए, और दूसरी नागरिकता वह जिस राज्य में निवास करता है उससे दो नागरिकता दी गई, यानी पहले उसके देश के प्रति दी गई है उसको नागरिकता, दूसरे जो है उसके राज्य के प्रति नागरिकता दी गई जिस राज्य में रहता है, यानी जिसे हम कह सकते हैं राज्य की नागरिकता। जबकि भारत में किसी भी राज्य में निवास करते हो हमें एक ही नागरिकता प्राप्त है, वह है भारतीय नागरिकता। मतलब आप भारत के हो, चाहे आप आसाम में रहते हो, यूपी में रहते हो या केरल के अंदर रहते हो, हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह का सवाल आपको दिया जा सकता है कि खाली जगह जैसे देश में प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, तो आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, अमेरिका, जैसे क्या बोलते हैं यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए उसके बाद चौथा में दिया हुआ यहाँ पे मजबूत केंद्र वाला समन्वय तंत्र, यानी जिसका क्या हो, केंद्र जो हो मजबूत हो, ऐसा तंत्र। तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी समन्वय यानी फेडरल शब्द का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब सभी जो है राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं ये। इस प्रकार भारत एक संघीय राज्य है। संघ द्वारा भारत में जो यहाँ पे संघ का केंद्र तथा इकाई के राज्यों के बीच कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थायी संबंधों का लिखित स्वरूप में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इकाई राज्यों को संघ केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब जितने भी जो राज्य हैं वो सारे केंद्र के द्वारा काम करेंगे, उसके अधिनियम में ही रहेंगे। इसका अधिकार जो अलग होने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। संघ सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सत्ताएं प्रदान की गई है। समन्वय तंत्र में केंद्र सरकार तथा प्रदेशों के राज्य सरकार के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार अपने प्रदेश में अपने कार्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण कर सकती है। संविधान को केंद्र और राज्य के बीच किए गए सत्ता विभाजन के अनुसार दोनों अपनी सत्ता का उपभोग करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ, निष्पक्ष, स्वतंत्रता, न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है, जो केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता और कार्य विभाजन को लेकर उत्पन्न किसी भी विवाद के संदर्भ में संविधान का अर्थघटन करके विवाद का समाधान करता है। मतलब जो भी विवाद जो भी होती हैं, ठीक है, जो भेदभाव जो उसमें लोगों के बीच में हो जाता है उसका क्या करती है, समाधान जो है वो हल निकालती हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट विस्तृत विभाजन किया गया है। मतलब भारत में केंद्र सर जो है हमारे वो और राज्यों के बीच जो है सत्ता जो है उसका स्पष्ट विस्तृत और विभाजन या विस्तृत विभाजन किया गया है, जिसके लिए संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है संयुक्त यानी समवर्ती सूची। तो चलिए एक एक करके तीनों टॉपिक को हम यहाँ पे समझते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है संघ सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यानी कानून बनाने का अधिकार जो है किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे संरक्षण, विदेशी मामले, परमाणु शक्ति, बीमा और बैंकिंग, डाकघर, रेलवे आदि क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का अधिकार है। यानी केंद्र सरकार यानी जो दिल्ली में जो सरकार बनेगी उस पर ही उसका ही अधिकार है। दूसरा पॉइंट है राज्य सूची। इनमें कुल 66 यानी 66 विषयों का समावेश किया गया है, जिन पर कानून बनाने की संपूर्ण सत्ता राज्यों की विधानसभाओं को प्राप्त है। अब ये विधानसभा राज्यों की क्या होते हैं, तो इसके अंदर जो भी एमएलए जो होते हैं चुने आते हैं, ठीक है, विधायक जो चुने जाते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे राज्य की विधानसभा के अंदर बैठते हैं
अब उनके द्वारा जो बहुमत से जो कानून पास होता है, ठीक है, उसे कानून के रूप में पारित कर दिया जाता है। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, जमीन, आंतरिक व्यापार, वाणिज्य, विशेष सेवा आदि का समावेश राज्य सूची में किया गया है। अगर केंद्र को ऐसा लगे कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो रही है तो उस राज्य की सहमति या अथवा उसके सहमति के विरुद्ध केंद्र उस राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ को भेज सकता है। अगर कोई राज्य जो है वो उसके राज्य की कानून व्यवस्था को भंग कर रहा है तो केंद्र सरकार जो है वहां पे सीआरपीएफ पुलिस जो है वो उसके कार्रवाई के लिए भेज सकता है, केंद्र सरकार जो है भेज सकती है। थर्ड हमारे पास दिया हुआ संयुक्त सूची। संयुक्त सूची में कुल 46 विषयों का समावेश किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा तथा राज्य सरकारें दोनों को प्राप्त है। लेकिन जब भी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के कारण दोनों के बीच विवाद या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ही जो होती है वो मेन होती है, इसलिए उसे सर्वोपरि माना जाता है। कब? किसी भी राज्य की तुलना में जब विवाद होता हो, जब केंद्र सरकार ने कोई कानून पारित किया हो, जिस तरह अभी सीए एनआरसी वगैरह लागू किया है, सीए भी लागू किया, तो वो क्या केंद्र सरकार में जो सरकार बैठेगी वो जो चाहेगी वो कर सकती है, अगर वो सर्वोपरि, क्योंकि सर्वोपरि है, क्योंकि उसे बहुमत से क्या है, बहुमत मिली है इसलिए। तो इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में संयुक्त सूची के विषयों के संदर्भ में केंद्र को विशेष सत्ता सौंपी गई है, यानी मेन कौन है, वो केंद्र है। जैसे कह सकते हैं हम, हमारा भारत का जो हार्ट जो है वो क्या है, दिल्ली है, ठीक है। इस सूची में दीवानी, फौजदारी मामले, विवाह, तलाक, भरण पोषण, शिक्षा, आर्थिक आयोजन, व्यापारी संघ आदि का समावेश जो है वो किया गया है। उसके बाद शेष सत्ता यानी बची हुई सत्ताएं, जिन विषयों के संदर्भ में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सका, ऐसे विषयों का समावेश शेष सत्ता में किया जाता है। यानी जिनका विभाजन जो है वो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के बीच में नहीं किया गया, तो ऐसे विषयों का समावेश जो है वो शेष सत्ताओं के बीच में किया गया है। इसके अतिरिक्त विषयों में शेष सत्ता में शामिल विषयों का कानून का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करने की संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के संसद को जो है वो प्राप्त होती है। मतलब जिसका ऐसे कानून जिसके विषय में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार किसी को अनुमति ना हो, तो उसमें जो है वो केंद्र सरकार यानी संसद को उसका जो है वो मतलब यहाँ पे पावर जो उसे प्राप्त है। भारत में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों का विभाजन किया गया है, जिसमें उत्पादक शुल्क, आयात निर्यात, आयकर आदि अधिक आय प्राप्त करने वाले करों, टैक्सेस को लगाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार को ही दिया जाता है, जबकि बिक्री, मनोरंजन, राजस्व, शिक्षण जैसे कम आय वाले कार्यों को लगाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को दिया जाता है। इसलिए राज्यों को केंद्र के अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता पर आधार रखना पड़ता है। तो पांचवा यहाँ पे दिया हुआ आधारभूत स्तंभ प्रस्तावना का आपातकालीन के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन का व्यवस्था का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो पहला यहाँ पे युद्ध, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बता दूं कि इसके अंदर युद्ध के रिलेटेड जितने भी हैं इस प्रकार का आपातकालीन जो है वो रखा गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स रीड कर लेते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र सेना के द्वारा विद्रोह की परिस्थिति में जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो तो उस समय राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया जाता है। दूसरा नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो अथवा तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन ना कर रही हो तो तब केंद्र सरकार के द्वारा संवैधानिक आपातकाल जो है वो घोषित करके राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर सकती है। तीसरा पॉइंट दिया,
सतत मूल्य वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होने लगती है, तो उस समय देश में वित्तीय आपातकालीन जो है वो घोषित कर दिया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताओ, इस 3 आपातकालीन को एकत्रीकरण क्यों कहा गया? क्योंकि लास्ट में तीनों आपातकालीन जो होते हैं एकत्रीकरण की व्यवस्था में क्या होती है, बदल जाती हैं, जिससे संघीय शासन व्यवस्था जो होती है वो बनी रहती है आपातकालीन के दौरान। तो सबसे पहला आपातकालीन हमने किस प्रकार का देखा यहाँ पे? तो पहला देखा हमने यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकालीन, जो युद्ध के समय में क्या होता है, लग जाता है। और दूसरा आपातकालीन क्या देखा? जब कोई राज्य कोई कानून उस राज्य के कानून और व्यवस्था की स्थिति को भंग कर रहा हो, तो उस समय जो होता है वो राज्य की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर दिया जाता है, जिसे आपातकालीन घोषित किया जाता है। और उसके बाद तीसरा जो है, किसी भी देश की जब यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो होती है तेजी से कमजोर होने लगती है, या तो उसका पैसा जो होता है वो कमजोर हो जाता है, तो उस समय वित्तीय आपातकालीन जो है वो घोषित कर दिया जाता है, या जिस स्टूडेंट्स जैसा हम कह सकते हैं मंदी। ठीक है, ये तो वही यहाँ पे आगे जो है बताया हुआ है। तो छठा हमारे पास दिया हुआ है, संसदीय शासन पद्धति क्या होती है वो। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को लोकसभा की रचना होती है। लोकतंत्र में लोकसभा की वास्तविक सत्ता होती है। संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें पहला होता है ऊपरी सदन, जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं। निचला सदन होता है लोकसभा, जिसे हम कहते हैं संसद। सदस्यों में से मंत्रिमंडल की क्या होती है, रचना होती है। मंत्रिमंडल संसद के सदस्यों के प्रति जवाबदार होता है। मंत्रिमंडल को जब एक लोकसभा में विश्वास मत यानी पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त होती है, तो वह सत्ता पर रह सकता है। जिस तरह भी सत्ता में कौन सी सरकार है, तो हमारे गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार है। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि वो क्या, उनके पास विश्वास मत क्या है, मत है। ठीक है, वोट है इसलिए। उसके बाद संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। मंत्रिमंडल के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। केंद्र सरकार में प्रशासन राष्ट्रपति शासन के नाम से, जबकि राज्य का प्रशासन जो होता है वो गवर्नर के नाम से चलता है। लेकिन वास्तविक सत्ता का उपयोग केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल के राज्यों में और अथवा तो राज्यों में मुख्यमंत्री उसका मंत्रिमंडल करता है। यानी कह सकते हैं जो केंद्र में जो मंत्री जो होगा उसके मंत्रिमंडल करेंगे, और राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री के जो मंत्रिमंडल होंगे वो राज्य के अंदर करते हैं। पता सत्ता का उपयोग, राज्य का मंत्रिमंडल जो है वो राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदार होता है, जो क्या होती है, लोकसभा स्थायी सदन होता है। इसकी रचना 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ अनुभवी ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है, यानी चुना जाता है। राज्यसभा में स्थायी सदन है जिसमें 1/3 बहुमत हर दूसरे वर्ष वित्तीय निवृत्त होते हैं, उतने ही नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार सरकार के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की सत्ताएं जो हैं वो कम हैं, जबकि लोकसभा की सत्ताएं महत्वपूर्ण हैं और सर्वोपरि तथा निर्णायक हैं। किसकी? लोकसभा की सत्ताएं। अगला 7वां हमारे पास स्तंभ यहाँ पे दिया है, स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सुग्रंथित न्याय तंत्र। तो 7वां जो है प्रस्तावना का स्तंभ, उसे हम रीड करते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, संलग्न तथा सुग्रंथित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऊपर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और बीच में अर्थात यहाँ पे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और निचले स्तर पर जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और इसके उपरांत विशेष न्यायालय होते हैं। तो सबसे ऊपरी यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे होता है, और जिसमें इस जो क्या होता है राज्य स्तर पर होता है, और यहाँ पे उच्च न्यायालय तथा होता है सेंटर में, और जो सबसे निचला जो होता है 3rd स्तर पे जो होता है वो जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ उसके
अधीन मतलब आए हुए, उसके उपरांत विशेष न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होता है, जो इस समय क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। संघ सरकार एवं राज्य सरकार के बीच संवैधानिक मामलों या किसी कानून के अर्धघटन में संबंधित उत्पन्न हुए विवाद को हल करने के लिए अंतिम सत्ता सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जिसे कहा जाता है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। संवैधानिक के संरक्षण के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक सवाल आता है, संविधान के रक्षक के रूप में खाली जगह नागरिकों का मूलभूत अधिकार की सुरक्षा करती है, तो कौन करती है? तो ये न्यायपालिका जो होती है वो नागरिक के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है। और सबसे सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय क्या होता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो होता है जो उसको सभी को उसका निर्णय आखिरी निर्णय माना जाता है। उसके बाद 8वां प्रस्तावना का आधारभूत स्तंभ संवैधानिक संशोधक और यहाँ पे दिया उपबंध उसी का। भारतीय संविधान विश्व में दूसरे देशों के संविधान की तुलना में क्या है, परिवर्तनशील है, मतलब उसे बदला जाता है। समय और संयोजनों के अनुसार समय समय पर संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में सुधार से संबंधित धाराओं के 3 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है, जिसमें पहला दिया हुआ है कुछ परिस्थितियों में सांसद को उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को सामान्य बहुमत सुधार किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में सांसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति तथा उपस्थिति एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 सदस्यों की स्पष्ट बहुमति या संविधान में परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है। और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है संविधान के कुछ भाग में सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बहुमति, उसी प्रकार उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमति यानी 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है संविधान में सुधार करने के लिए। इस तरह यह हमारा तीसरा पॉइंट था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के आंतरिक संबंधित या उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति जो है वो आवश्यक है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो आंतरिक जो संबंध है, ठीक है, और यहाँ फिर कह सकते हैं उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो आधे से ज्यादा यानी कह सकते हैं ज्यादा बहुमत होने की यहाँ पे सभी राज्यों की बहुमत होने की आवश्यकता होती है, तभी उसे चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। न्यायपालिका के फैसले के आधार पर भी संविधान में सुधार जो है वो किया जा सकता है। संविधान के मूलभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके आधार पर भी संविधान में सुधार किया जाता है, किसके आधार पर? न्यायपालिका। लेकिन संविधान के जो मूलभूत स्वरूप है उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे भारत जो है वो किसी भी धर्म का एक धार्मिक राज्य देश नहीं बन सकता, किसी भी धार्मिक मान्यता को वो मान नहीं दे सकता, ठीक है। भारत जो है भारत का कोई धर्म ही नहीं है भारत देश का। कुछ मामलों में संसद के सामान्य बहुमति से किए जाने वाले परिवर्तन के कारण भारतीय संविधान प्रयत्नशील तथा लचीला माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में संविधान में सुधार जो है वो नहीं किया जा सकता है। राज्य की स्वीकृति के बिना संशोधन संभव न होने के कारण हमारा संविधान जो है वो दृढ़ है। यानी केंद्र सरकार अगर उसने कोई कानून पारित किया लेकिन उसे राज्य की स्वीकृति नहीं मिली है तो उसे संभव न होने के कारण वो संविधान का क्या दृढ़ माना जाता है, मतलब लचीलापन माना जाता है। यद्यपि दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान का सर्व प्रमुख लक्षण है। यानी अगर केंद्र सरकार ने कोई योजना कुछ भी लागू किया तो उसे अगर राज्य की सरकार अगर परमिशन देगी तो ही वो उस राज्य के अंदर लागू हो सकता है। उसके बाद 9वां यहाँ पे हमारे दिया हुआ है प्रस्तावना का
आधारभूत स्तंभ, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। इस विषय में पढ़ने के लिए आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत में संविधान के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को बिना किसी धर्म, भाषा, संप्रदाय, संपत्ति, धर्म स्थल आदि भेदभाव के बिना स्वतंत्र रूप के समान मत देने का अधिकार जो है वो एक प्रगतिशील एवं साहसपूर्ण कदम है। मत देने के अधिकार के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान के द्वारा अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। जैसा कि हम हर साल इलेक्शन होता है, हर 5 साल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, कॉरपोरेटर को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, ठीक है, फिर उसी तरह हम एमपी को भी चुनते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, ये सब चुने जाते हैं, ये सर्व लोगों का अधिकार होता है, जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग ही होते हैं। चुनाव के दिनों में दिन युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या, जागृति, उत्साह, मतदान जागृति के कारण मतदान प्रमाण पत्र में वृद्धि, इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्रों में युवा की सक्रियता, यह लोकतंत्र की परिपक्वता तथा सफलता की निशानी है। प्रस्तावना के अगले आधारभूत स्तंभ के रूप में यहाँ पे दिया गया है, यानी धर्मनिरपेक्षता, यानी असांप्रदायिकता, बिना किसी धर्म को मानकर। तो देखते हैं, प्रस्तावना में हमने इस विषय का विस्तृत चर्चा की है। भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों के प्रति समान आदर को स्वीकार किया गया है, जिसे बदला जा सकता नहीं है, क्योंकि ये मूलभूत है। राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन या उसका समर्थन नहीं करता है। राज्य का अपना समन्वय कोई धर्म या समुदाय नहीं है। इस मामले में राज्य क्या होता, तटस्थ होता है, जबकि भारतीय संविधान सांप्रदायिक पक्षपात या धार्मिक मामलों से दूर है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। संविधान में सभी धर्म के अनुयायियों को अपने पसंद के अनुसार धार्मिक मान्यता, श्रद्धा, आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने अथवा तो प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अनेक विशेषाधिकार जो है वो तथा सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जिनकी आबादी इंडिया में कम है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, जिसमें संविधान के अंदर उन्हें विशेष अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको कॉलेज वगैरह में एडमिशन चाहिए, तो अगर कोई मान लो निचली जाति का है, ओबीसी है, ठीक है, तो उसे क्या होता है, कम परसेंटेज लाके उसे उसका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है, और ताकि उनके जो अल्पसंख्यक की जो जाति है उसमें सुधार किया जा सके, क्योंकि जो जाति अल्पसंख्यक होती है उसमें क्या होता है, पिछड़ापन ज़्यादा पाया जाता है, पीछे होते हैं। तो उनको आगे लाने के लिए उनको विशेष अधिकार जो है वो सुविधाएं हमारे संविधान में प्रदान की गई है, वो इसमें बताया गया है। मार्गदर्शक सिद्धांतों के समान नागरिक कानून का समावेश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। मार्गदर्शक सिद्धांतों को समान नागरिक कानून का समावेश होने से भारत एक जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में क्या करता है, अपने आप को घोषित करता है। 11वां यहाँ पे दिया हुआ प्रस्तावना का आधारभूत स्तंभ, जिसे बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र के अधीन जो कार्य या प्रशासन किया जाता है उस पर निगरानी करने का उत्तरदायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। संसद के सत्ताओं की अवगणना किए बिना न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास संविधान में किया गया है। संसद अथवा तो विधानसभा द्वारा निर्मित कानूनों एवं अध्यादेशों, प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक फैसले एवं संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने की सत्ता न्यायपालिका को जो है वो सौंपी गई है। तो यहाँ पे न्यायपालिका के कार्य स्टूडेंट सवाल यहाँ पे हमें दिया गया है कि न्यायपालिका कार्य क्या है, तो ये सब अब यहाँ पे जो कार्य हमने यहाँ पे लिखे ऊपर से, ये सारे कार्य हम न्यायपालिका के अंदर लिख सकते हो। अगर न्यायपालिका को विश्वास हो कि बनाए गए कानून, संशोधक तथा जारी किए गए अध्यादेश संविधान के मूलभूत स्तंभों के साथ सुसंगत नहीं है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित
करके रद्द कर सकती है। यानी न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि जो कानून बनाया गया वो सही नहीं है और जो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को क्या करता है, यहाँ पे ठेस पहुंचाता है, उसके आधार पर नहीं है, तो वो न्यायपालिका जो है वो असंवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकती है। अगला यहाँ पे दिया हुआ 12वें नंबर पे मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। तो ये जो है ये भी प्रस्तावना का मूलभूत आधारभूत स्तंभ है, जिसमें मूलभूत अधिकार और हमारे कर्तव्य के विषय में इसमें बताया गया है। भारत के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए संविधान द्वारा लोगों को मूलभूत अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के सर्वगुण विकास के लिए राष्ट्र के विकास के आवश्यक स्वतंत्रताओं की पुष्टि के साथ अधिकार, कर्तव्य या लोकतंत्रात्मक समाज की बहुमूल्य पूंजी संवैधानिक उपचार का अधिकार तथा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए सार्वत्रिक अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का भी संविधान में समावेश किया गया है। मतलब सभी लोगों का शिक्षा का अधिकार है और कोई भी धर्म का इंसान अपने धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना कर सकता है, कहीं पे भी आ जा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ प्रस्तावना का अगला इस आधारभूत स्तंभ, जिसे 30 नंबर पे दिया गया है। 13वें नंबर पे राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। लोगों की रक्षा, उनके कल्याण के विषय के लिए प्रयत्न करने का कार्य राज्यों को सौंपा गया है। राज्यों का प्रशासन, उसके नीतियों का निर्माण, राज्य की मार्गदर्शक सिद्धांत राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं। इस कारण इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डेफिनेशन जैसे आप याद कर लेना, मार्गदर्शक सिद्धांत किसे कहते हैं, तो लोगों की रक्षा, लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करने का कार्य जो है राज्य सरकार को सौंपा गया है, जिसमें राज्य का प्रशासन नैतिक नीतियों के निर्माण की राजनीति के मार्गदर्शन सिद्धांतों राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन देती है। इस कारण इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें मार्गदर्शन दिया जाता है। इसलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है और लास्ट हमें दिया हुआ है प्रस्तावना का आधारभूत स्तंभ। 40 नंबर पे दिया हुआ पिछड़े वर्ग, यानी जो बेचारे पिछड़े वर्ग हैं, आदिवासी जातों के लिए विशेष व्यवस्थाएं हमारे संविधान में की गई है। समाज के पिछड़े वर्ग अथवा तो पिछड़ी जाति तथा विकास के पीछे रह गए समूहों के उत्कर्ष के लिए यानी बढ़ावे के लिए, उन्हें सामान्य प्रवाह से जोड़ने के लिए, जैसे हम डेली लाइफ जो जीते हैं उसमें गरीब लोग भी जी सकें, उन्हें सक्षम बनाने हेतु संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। विधानसभाओं, स्थानीय स्वराज्य की संस्था के निर्वाचन में इन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, मतलब हक मिले, इसलिए कुछ सीटें के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ सीटें जो होती हैं वो एसटी ओबीसी वालों के लिए होती है, ठीक है। एसटी वालों के लिए पूरी फीस भी उनकी माफ़ होती है, उनकी फीस जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। अगर वो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उन्हें हॉस्टल का जो पैसा जो है वो भी गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, देती है। और इतनी % सीट जो होती है वो उन्हीं के लिए रखी जाती है। जैसे जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई अगर जनरल स्ट्रीम का है, अगर उसके 80% अगर आते हैं तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा अगर मेरिट के हिसाब से। लेकिन जबकि 65% अगर उसको अगर एसटी वालों को आया हो तो अगर वहाँ पे उसका कैटेगरी दिया हुआ है तो उसका 65% में एडमिशन हो जाएगा। जबकि 80% वाला अगर वहाँ पे उसके क्राइटेरिया के हिसाब से 80% जनरल जो है वो एक्सेप्ट होता होगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, स्वीकार होगा, अदरवाइज उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन जबकि एसटी वाले को, निची जाति वाले को 65% में ही उसको एडमिशन उस सरकारी कॉलेज में मिल जाएगा। इसलिए उसे कहते हैं कुछ भाग जो है वो आरक्षित उनके लिए रखा जाता है। उसके बाद अब किसमें, तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरी, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी के अंदर भी उनके लिए कुछ भाग जो है वो आरक्षित किया जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अवसर प्राप्त हो, निर्धारित सीटें, कुछ भाग इनके लिए आरक्षित जो है रखी जाती है। मतलब इनकी सीटों पर सिर्फ यही लोग आ सकते हैं, दूसरा किसी को नहीं दिया जा सकता इनकी सीट। वर्ग के बालकों के शैक्षणिक विकास के लिए इन्हें छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति का लाभ, अन्य सुविधाएं भी जो हैं वो प्रदान की गई। जैसा मैंने आपको बताया फीस वगैरह जो है माफ तो की जाती है और स्कॉलरशिप भी
दी जाती है इनके विकास के लिए। इनके लिए संविधान में सकारात्मक भेदभाव अथवा तो रक्षणात्मक भेदभाव की नीति को भी विशेष व्यवस्था इनकी की गई